हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसपी मैथमेटिशियन पर। प्यारे साथियों, आज मैं पीवाईक्यू सीरीज के तहत 28/11/2025 थर्ड शिफ्ट का पेपर लेके आया हूँ। तो आज हम 28/11/2025 के थर्ड शिफ्ट के सभी 25 के 25 क्वेश्चन मैथ के जो है हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ये रहा पहला क्वेश्चन। ठीक है, 14 सेंटीमीटर कोर वाले लकड़ी के एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर सबसे बड़े व्यास का एक अर्धगोला रखा गया है। इस प्रकार बने ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, ये हमें बताना है। चलिए इसको हल करते हैं। प्यारे साथियों, 14 सेंटीमीटर कोर वाले लकड़ी का एक घन के आकार का बॉक्स है। घन के आकार का क्या है, बॉक्स है। देखो, आपको थोड़ा चित्र बना देता हूं, आसानी से समझा जाएगा। इस प्रकार का एक बॉक्स है। ठीक है, ये एक घन के आकार का बॉक्स हो गया, जिसकी जो भुजा, प्रत्येक भुजा क्या है भाई, 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर का है। अब इसके ऊपर क्या है, एक अर्धगोले आकार का अर्धगोला है, इसके ऊपर रखा गया है, जिसका व्यास क्या है, 14 सेंटीमीटर है। यानी इसके यहां से लेकर यहां तक, यहां से यहां तक इसके ऊपर एक कटोरा नुमा या कटोरा ही मान लीजिए, जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है, इसके ऊपर रखा गया है। तो हम बना लेते हैं किस प्रकार से। देखो आप, जैसे ये कटोरा है, इसके ऊपर उल्टा करके रखा गया है। ठीक है, जिसका व्यास क्या, 14 है। यानी उसकी त्रिज्या क्या हो गई, त्रिज्या क्या हो गई भाई, अर्धगोले की 7 हो गई। ठीक है, अर्धगोले की त्रिज्या 7 हो गई और इसकी एक भुजा होगी 14। घन की सभी भुजा समान होती है। 14 सेंटीमीटर की भुजा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका पूरे के पूरे बॉक्स का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। चाहे भुजा का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। घन की सभी भुजाओं का क्षेत्रफल, सभी भुजाओं का क्या, क्षेत्रफल निकाल लो। 6a² होता है भाई, 6a² होता है। 6a² प्लस में ये जो कटोरा रखा गया है, ये कटोरा रखा गया है, इसके ऊपर का जो गुबंद है, ये इसके अंदर का क्षेत्रफल निकाल लो। इसके अंदर का पूरा क्षेत्रफल निकाल लो कटोरे का। तो इसका अर्धगोले का जो क्षेत्रफल होता है, क्या होता है भाई, अर्धगोले का क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल 4πr² होता है। अर्धगोले का कितना है, 2πr²। 2πr² होता है अर्धगोले का क्षेत्रफल, 2πr² होता है। अब एक चीज नोट करो आप, एक चीज नोट करो। इस ब्लॉक का जब हमने क्षेत्रफल निकाला तो 6 की 6 भुजाओं का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया है। दूसरी बार हमने जब इसका अर्धगोले का जब क्षेत्रफल निकाला तो 2πr²। दूसरी बार हमने जब इस अर्धगोले का क्षेत्रफल निकाला है 2πr², तो क्या किया, इसका पूरे का निकल गया। यानी इसमें एक वृत्त के आकार का भी होता है, यानी जो कटोरा है उसका किनारा, कटोरा जो है उसका किनारा। ठीक है, इस प्रकार से है। देखो आप, अर्धगोला इस प्रकार से है। ये जो एरिया है, ये जो सर्कल टाइप का एरिया है, जो ये सर्कल है, इसका क्षेत्रफल 2 बार आ गया है। एक बार तो जब हमने इस कटोरे का क्षेत्रफल निकाला तब आ गया 2πr² में, और एक बार 6a² जब हमने किया, इन 6 की 6 भुजाओं का जब क्षेत्रफल निकाला उस टाइम इसका क्षेत्रफल आ गया है। तो इस वृत्त का एक बार हम क्षेत्रफल इसमें से घटाना होगा। वृत्त का क्षेत्रफल हमें इसमें से घटाना होगा। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, πr² होता है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो गया, πr² होता है। तो इन दोनों को जोड़कर, इन दोनों को क्षेत्रफल को जोड़कर, यानी घन का क्षेत्रफल और इस अर्धगोले का क्षेत्रफल 2πr², इनको जोड़कर उसमें से क्या माइनस करेंगे भाई, इसका एक वृत्त का πr² इसमें से माइनस करना होगा। ये क्यों कर रहे हैं आपको पहले ही मैंने बता दिया है। चलिए करते हैं, 6a² प्लस 2πr² माइनस πr²। 2πr² में से यदि माइनस πr² करेंगे तो इनमें से πr² बच जाएगा, πr² बच जाएगा। तो 6a² प्लस πr² रख दो, πr² रख दो। 6a², ए का कितना दे रखा है भाई, ए का मान क्या है, 14 सेंटीमीटर है। ए का मान 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, 14 सेंटीमीटर है ए का मान। तो यहां पर 14 रखो भाई। 6 इंटू 14 × 14 प्लस 2πr² जो है, a² प्लस 2πr² में से यदि πr² माइनस होगा तो πr² यहां से बच जाएगा, πr² बच जाएगा। ठीक है, चलिए तो
आर क्या है 7 है, आर के स्थान पे क्या रखना 7 है, क्योंकि ये जो कटोरा है इसका जो व्यास है वो 14 सेंटीमीटर है, तो हमें त्रिज्या लेनी है। त्रिज्या कितनी हो गई 7 सेंटीमीटर होगी, व्यास का आधी त्रिज्या होती है। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर, चलिए पाई आर स्क्वायर, आर जो है 7 है, 7 गुणे 7। ठीक है, ये एक साथ इससे कट जाएगा, तो 7 दूनी 14, 154 इसका आ जाएगा, और इसको गुणा कर लो अपने अलग से। ठीक है, 14 14 196, 6 गुना 196 प्लस 154, 22 7 154, चिकू चिकू 36, 6 नीम 54 और 3 57, हासिल 5, 6 और 5 11, 1176 प्लस 154। सभी को जोड़ दो भाई, 6 और 4 10, 7 5 12 और 1 13 भाई, एक और एक 2 और एक 3, एक 1330, 1330। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो है हमारा 1330 यानी ए ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, जो ठोस बना हुआ है उसका पूरा का पूरा संपूर्ण क्षेत्रफल हमने निकाल दिया है 1330 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, 1330 क्या आ गया वर्ग सेंटीमीटर आ गया, वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दो आदमी किसी कार्य को 2 दिन में कर सकते हैं, कितने आदमी उसी कार्य को 4 दिन में करेंगे? दो आदमी किसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं भाई? 2 दिन में कर सकते हैं, इज इक्वल टू कितने आदमी उसी कार्य को 4 दिन में करेंगे? 4 दिन में कितने आदमी, तो आदमी के स्थान पे मेन रख लो, अम रख लो। ठीक है, इस 2 से इसको काट दो, 2 दूनी 4, 2 से 2 कट गया, यानी अम इज इक्वल टू क्या आ गया भाई 1 आ गया, 1 आ गया। ठीक है, एक जो है कितने आदमी यानी एक आदमी जो है 4 दिन में उस कार्य को कर देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिए गए व्यंजन को सरल करना है, ये बोर्डमास के नियम से हल होगा। बोर्डमास सबसे पहले क्या करेंगे, बोर्डमास में क्या हल होता है, ब्रैकेट हल होती है, उसके बाद होता है ऑफ। ठीक है, तो बोर्डमास सबसे पहले हम यूज करते हैं 18 डिवाइड बाय 3, फिर ऑफ दे रखा है ब्रैकेट 24 भाग 8 गुणा 2 माइनस 6 बाई। ठीक है, तो सबसे पहले 8 तिये 24, 8 तिये 24 इसका 3 आ गया, 3 गुणा 2 करो 6 आ गया, यानी इस ब्रैकेट से यहाँ तक ब्रैकेट हल करने पे हमारे पास आ गया 6। इसके बाद क्या हल करेंगे भाई, ऑफ हल होगा न कि भाग, ऑफ हल होगा, तो 3 और 6 के बीच में ऑफ है, तो 6 तिये 18 हो गया, फिर भाग हल होगा, तो 18 भाग में 18 हो गया ऑफ हल करने पे, माइनस 6 है, माइनस 6 है, उसको वैसे रखो। सबसे पहले इसको हल करो, 18 से 18 एक पे कट जाएगा, तो 1 माइनस 6 आ गया, तो फाइनल आंसर क्या आ गया हमारा -5, -5 आ गया, जो किसी भी ऑप्शन में मेल नहीं खा रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन गलत लिखी हुई है, इसका -5 आंसर होगा भाई, -5 आंसर होगा। ठीक है, आप अच्छे से नोट कर लो, -5 इसका आंसर होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में गलती थी, ये जो ओरिजिनल क्वेश्चन है और ओरिजिनल ही ऑप्शन है भाई, 28/11/2025 की थर्ड शिफ्ट का ये जो हमने ओरिजिनल क्वेश्चन लिया है और उसके अंदर ऑप्शन दे रखा था, ये कहीं ना कहीं बच्चों को क्या है इसका बोनस मिल गया है, बोनस मिल गया क्योंकि इसमें ऑप्शन गलत दे रखा है। उसने ये मेरे हिसाब से डी ऑप्शन माना होगा, क्योंकि उसने क्या किया है, यदि हम इस ऑफ को भूल जाएं, यहाँ पे सामान्य यदि गुणा में रख लेता हूँ, फिर उत्तर जो आता है हमारा 30 आता है, तो इसलिए ऑफ को उसने गुणा मान लिया होगा, एग्जामिनर ने कहीं ना कहीं यहाँ पर गलती करी है और वहां पर डी ऑप्शन दे दिया है, तो इसका बोनस भी भाई बच्चों को मिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। एक समचतुर्भुज के विकर्णों का अनुपात 3 4 दे रखा है भाई, और उसका परिमाप दे रखा है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, परिमाप उसका क्या दे रखा है 100 सेंटीमीटर है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले तो क्या है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें किसकी जरूरत होगी, हमें या तो फिर भुजा, एक भुजा यानी आधार की आवश्यकता होगी और एक ऊंचाई की आवश्यकता होती है, यानी 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है, एक तरीका तो ये है। दूसरा ये, यदि विकर्ण दे रखा होता है तो 1/2 इंटू दोनों विकर्णों की गुणा, 1/2 इंटू दोनों विकर्णों की गुणा, ये 2 तरीके हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का। और समचतुर्भुज जो है उसके अंदर सभी जो भुजाएं होती है वो समान होती है, सभी भुजाएं समान होती है, इस चीजों को आपको ध्यान में रखना है। तो उनके विकर्णों का हमें अनुपात दे रखा है, न कि विकर्ण। तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि विकर्ण, माना समचतुर्भुज के विकर्ण एक तो होगा हमारा 3x मान लेते हैं और दूसरा 4x मान लेते हैं। ठीक है, के विकर्ण 3x और 4x है, ये हमने मान लिया है भाई, 3x और 4x मान लिया है। तो उसका परिमाप हमें दे रखा है 100, परिमाप यदि 100 है तो उसके परिमाप का फॉर्मूला होता है 4a, क्योंकि सभी की सभी भुजा समान होती है। ठीक है, सभी भुजा समान होती है, इज इक्वल टू 100 है, तो हमारी भुजा निकल जाएगी, यहाँ से a निकल जाएगा, a कितना आ गया 25, a 25 आ गया, 4 से ये कट जाएगा ना 25 पे, तो a हमारा 25 आ गया, ये हमारे पास 25 आ गया है। विकर्ण का अनुपात जो हमें दे रखा था 3 और 4 है, जिससे कि 3x और 4x हमने विकर्ण को मान लिया है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसका यदि 4a स्क्वायर जो होता है ना, वो विकर्ण का दोनों विकर्णों का स्क्वायर करके उसके जोड़ के बराबर होता है भाई। तो विकर्ण 1 मान लो आप, प्लस
D2 मान लो, इन दोनों का स्क्वायर करके यदि हम जोड़ देते हैं तो बराबर किसके आ जाएगा भाई, 4a स्क्वायर के आ जाएगा। यानी भुजा का आप स्क्वायर करो, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, उसके बराबर आ जाएगा दोनों विकर्णों का वर्ग करके और उसको जोड़ने पर। ठीक है, तो 4a, यहाँ पे 4a, a कितना है भाई, 25 है, तो 25 का वर्ग करो, 25 का वर्ग कर लो, इज इक्वल टू, पहला विकर्ण हमारे पास था 3x का वर्ग करो, दूसरा था हमारे पास 4x, इसका वर्ग कर लो। ये इक्वल होता है हमेशा यहाँ से, ठीक है, इक्वल होता है। चलिए 4 गुना 25, 25 625 आ गया। 3 एक्स स्क्वायर जो दे रखा है, 3 3 9 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 4 चौके 16 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 16 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। 4 5 20, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 6 24 और 1 25, यहाँ से 25 आ गया, इज इक्वल टू 16 और 9 25, 25 एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, इस यहाँ से गुणा में है तो ये इससे कट जाएगा भाई, 25 से कम 25, 100 पे कट गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 100 है, तो एक्स का मान क्या आ गया, इस साइड में 10 आ गया, x का मान हमारा आ गया 10 भाई, x का मान 10 आ गया, तो x का मान वहां रख लेंगे जिससे हमारे विकर्ण निकल जाएंगे। x का मान क्या करेंगे हम, वहां रखने पे, x का मान रखने पे क्या आ जाएगा हमारा विकर्ण। तो पहला विकर्ण हमारा था, पहला विकर्ण जो था हमारा 3x था, तो 3 गुणा 10 रख लो, 30 हो गया। दूसरा विकर्ण क्या था भाई, दूसरा विकर्ण क्या था, 4x था, तो 4 गुणा 10 रख लो, 40 हो गया। अब क्या है, समचतुर्भुज का क्या करेंगे, हम क्षेत्रफल निकालेंगे। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, 1/2 गुणे D1 गुणा D2 होता है। ठीक है, पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण होता है, तो 1/2, पहला विकर्ण 30 है, दूसरा विकर्ण रख लो 40 है, 2 से 20 पे कट गया, 20 30 60, यानी 600। इसका क्षेत्रफल क्या आ गया हमारा, 600 आ गया। ठीक है, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इसका सही होगा, 600 वर्ग सेंटीमीटर आ गया हमारा, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2/80 का कितना प्रतिशत 1/20 है भाई, 2/80 का, इसको हल कर लेते हैं। 2/80 का कितना प्रतिशत, यानी x प्रतिशत मान लेते हैं भाई, x प्रतिशत मान लो, x/100 हो गया, इज इक्वल टू 1/20 है, 1/20 है। ठीक है, इसे आप हम काट सकते हैं, 20 एकम 20, 20 5 100 भाई, इस 2 से काट लो, 2 एकम 2, 2 चौके 8 0। अब क्या करेंगे, आर पार गुना कर लो, आर पार गुना कर लो, x इज इक्वल टू 40 गुना 5 भाई, x का मान हमारा आ गया 5 चौके 20, पीछे 0, 200% भाई, 200%, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। 2/80 का 200% 1/20 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए, बी और सी किसी कार्य को क्रम से 3, 5 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक कार्य एक साथ कार्य करते हुए उस कार्य का 3 गुना भाग, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। यहाँ पर देखो आप क्वेश्चन में लास्ट लाइन में हमें ध्यान रखना है कि क्या बोला है, 3 गुना, उस कार्य का 3 गुना बोला है, कहीं आप आंसर गलत करके मत आ जाना। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए, बी और सी इसी कार्य को क्रम से 3, 5 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक चीज का ध्यान रखना, एग्जाम में क्या होता है, हम जो है पहली लाइन पढ़ ली और हमें ये लगने लगता है कि भाई ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, हमें आ रहा है, लेकिन हम गलती कहाँ कर बैठते हैं, लास्ट लाइन को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, और जो आ रहा होता है और सबसे आसान क्वेश्चन होता है उसी को हम गलत करके आते हैं, उसी को गलत करके आते हैं। आपने जो एग्जाम दिया उसमें आपने नोटिस किया होगा, आपने पीछे जो एग्जाम दिया उसमें नोटिस किया होगा कि जो क्वेश्चन हमें आ रहा था और बिल्कुल आसान था, उसी वही क्वेश्चन हमारा भाई गलत हो गया, ये आपने नोट किया होगा। ये कारण क्या है, ये कारण यही होता है कि हम एकदम से क्वेश्चन को देखते ही हम कहेंगे भाई ये क्वेश्चन तो हमें आ रहा है, और अचानक से हम गड़बड़ी में क्या करते हैं, टाइम बचाने के चक्कर में उसको जल्दी जल्दी से उसको पढ़ते नहीं है पूरे क्वेश्चन को, जिस वजह से ये ऐसा होता है भाई, ये आपने नोट किया होगा, तो आगे से ये गलती मत करना। ठीक है, चलिए ए, बी, सी की किसी कार्य को क्रमशः 3 दिन, तो ए का लिख लो 3 दिन में, ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं भाई, 3 में, बी उसी कार्य को 5 दिन में, और सी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर लेते हैं। एक साथ कार्य करते हुए वे उसी कार्य का 3 गुना भाग कितने समय में करेंगे। चलिए सबसे पहले टोटल हम काम निकाल लेते हैं, टोटल काम निकाल लेते हैं, टोटल वर्क कितना है, तो इसका एलसीएम जो होता है वही टोटल वर्क ऑफ यूनिट होगी भाई, वो ठीक है, काम की यूनिट हो जाएगी। तो इसका क्या आ जाएगा, 15, 15 आएगा, क्योंकि 15 को ये तीनों काट देंगे, तो हमारा क्या आ गया, एलसीएम 15 आ गया, 3 5 5 3 15 और 15 एकम 15, यानी ए जो है एक दिन में 5 काम कर सकता है, बी एक दिन में जो है 3 काम कर सकता है, सी एक दिन में 1 काम कर सकता है। ठीक है, टोटल जोड़ दो भाई तीनों का, ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम,
का एक दिन का काम, एक दिन का काम, एक दिन का काम, तीनों का एक दिन का काम कितना हो गया? 5 + 3 + 1, 9 काम, 9 काम हो गए ना एक दिन का तीनों का। तो 15 काम है, टोटल 15 काम है, इसका 3 गुना कर दो, 15 तिये 45। प्रश्नानुसार क्या करना है? 3 गुना करना है भाई, काम को 3 गुना करना है, ठीक है? तो 15 गुणे 3, टोटल काम हमारा 45 आ गया, ठीक है? प्रश्नानुसार 45 है कुल काम। 45/9 कर दो, एक दिन में 9 कर रहे हैं तो 45 काम कितने दिन में कर देंगे? 45/9, ठीक है? तीनों को कुल दिन लगेंगे 45 डिवाइड बाय 9, 9 पंजे 45 भाई, ठीक है? 5 दिन में वो है, उसका 3 गुना काम जो है कंप्लीट कर देंगे 5 दिनों में, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, साइन 45 डिग्री इंटू कोसेक 45 डिग्री का मान हमें बताना है। तो साइन 45 का मान रख लो और कोसेक 45 का मान रख लो, बस और क्या है, इसमें कुछ नहीं है, बस इतना सा रखो, मान रखते ही इसको हल हो जाएगा भाई, ठीक है? चलिए, सबसे पहले साइन 45 का मान रखो, 1/√2, 1/√2 होता है साइन 45, ठीक है ना? साइन 45 डिग्री का जो मान होता है 1/√2। इस टेबल को अच्छे से याद कर लेना बच्चों, इस टेबल के आधार पर ही आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, ग्रुप डी में तो इस टेबल के आधार पर ही क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है? इसको ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ इस टेबल को अच्छे से याद कर लेना, इनके मान को अच्छे से याद कर लेना, ठीक है? चलिए, साइन 45 का मान हो गया ये, और इसके बाद कोसेक, कोसेक 45 डिग्री दे रखा है, तो इसका मान होता है √2, इसका मान होता है √2। चलिए, जो प्रश्न में दे रखा है वहां पर मान रख लो, साइन 45 के स्थान पे हम रखेंगे 1/2, साइन 45 गुणा कोसेक 45 ही तो है, तो साइन 45 क्या है? 1/√2 है, गुणा √2, कोसेक 45 का मान रखो गुणा में, तो √2, ये इससे कट जाएगा, √2 से √2, तो इसका 1 आंसर आ जाएगा भाई, इसका क्या आ जाएगा? 1 आंसर आ जाएगा, इसका 1 आंसर आ जाएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 600 किलोमीटर की यात्रा में एक ट्रक पहले 300 किलोमीटर को 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, शेष दूरी उसे किस चाल से तय करनी चाहिए ताकि औसत चाल 70 किलोमीटर की आ जाए? औसत चाल क्या आ जाए? 70 किलोमीटर प्रति घंटा की आ जाए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 600 किलोमीटर की यात्रा है, उसमें से एक ट्रक जो है 300 किलोमीटर की यात्रा, यानी आधी यात्रा वो 40 की चाल से तय कर लेता है, तो इसमें कितना समय लगेगा वो निकाल लेंगे, टोटल कर लेंगे। देखो आप, 300 किलोमीटर जो है दूरी है और चाल है 40 की, चाल है 40 की, तो हमारे पास समय आ जाएगा। समय का सूत्र है कि भाई दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल क्या हो गया? समय हो गया। तो ये समय लग गया हमारा 300 किलोमीटर में। अब जो 300 किलोमीटर और बच गया, उसकी जो चाल है हमें निकालनी है, उसकी चाल हमें निकालनी है। ठीक है? शेष दूरी की किस चाल से तय करी, वही तो निकालना है। तो वो चाल हम मान लेते हैं और दोनों समय को जोड़ दो, दोनों समय को जोड़ दो। 300 डिवाइड बाय ए मान लेते हैं, 1 किलोमीटर प्रति घंटा वो चाल रही होगी, इज इक्वल टू 600 किलोमीटर की औसत चाल उसने दिया है हमें कि औसत चाल है 70 किलोमीटर प्रति घंटा की। तो ये समय और ये समय इक्वल ही तो होगा, ये समय और ये समय बराबर ही तो लगेगा, ठीक है? चलिए, इस प्रकार से हमें हल हल करना है इसको। ये इस साइड में क्या है? प्लस का, तो उधर जाकर माइनस का हो जाएगा। तो 300 ए को एक साइड रख लो, इज इक्वल टू 600 + 70 माइनस 300 + 40 भाई, + 40, ठीक है? चलिए, अब इसको थोड़ा एक बार छोटा कर लो ताकि आसान हो जाएगा। ये इससे कट रहा है, ठीक है? तो इसका एलसीएम ले लो भाई, 7 चौके 28 आ जाएगा। 300 ए इज इक्वल टू, एलसीएम हमारा आ गया 28, 4 छीक 24, यहाँ से 240 आएगा, 4 7 28, 7 21, यहाँ से 210 आएगा। तो 300 बटे ए इज इक्वल टू 30/28, 30/28, 300 बटे ए, 300 बटे ए इज इक्वल टू 30/28 था हमारा, 30/28 था, ठीक है? अब क्या करेंगे, ऊपर से ऊपर इसको एक बार तो काट लो, 30 कम 30, 30 कम 30, ये 10 पे कट गया, ठीक है? आर पार गुना कर लो। अब क्या करेंगे, आर पार गुना करेंगे, आर पार गुना करो, तो ए इज इक्वल टू कितना हो गया? 280 भाई, ए इज इक्वल टू कितना आ गया? 280। तो ये हमारी क्या थी, दो सेकंड पार्ट जो था उसका चाल थी, उसकी चाल थी किलोमीटर प्रति घंटे, तो 280 किलोमीटर प्रति घंटे की जो इसका सही आंसर हो जाएगा 280, यानी डी ऑप्शन, ठीक है? उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा, यदि नहीं आया तो एक बार फिर से वीडियो को रिपीट करके आप देख लेना, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। पोल, रेयान और मैक्स एक निश्चित कार्य को क्रमशः 15, 14 और 21 दिनों में पूरा करते हैं, ठीक है? इसका पी मान लो भाई, इसका आर मान लो और इसका एम मान लो कि पी किसी कार्य को 15 दिन में करता है, और जो रेयान है वो 14 दिन में करता है उसी कार्य को, और जो मैक्स है उस कार्य को 21 दिन में करता है।
तो सबसे पहले तो हम कार्य निकाल लेते हैं कि कार्य टोटल कितना है, यूनिट कितनी है कार्य की, ठीक है? निकाल लो भाई, इसका एलसीएम लेना है, एलसीएम लेना है। 21 दूनी 42, 21 तिया 63, 21 चौका 84, 21 पांजा 105, 105, इसका एलसीएम ले लो भाई इसको। सबसे पहले तो 15, 14 और 21, इसका एलसीएम ले लो, इसके टुकड़े करो। 15 का करो 3 गुणा 5 हो गया, 14 का हो गया भाई 2 गुणे 7 हो गया, और 21 का होगा, ये 7 तो इसमें ऐड हो गया, और 7 ये 21, 21 इसी में आ गया है, ठीक है? 7 ये 21 आ गया, इसकी गुणा कर लो, ये इसका एलसीएम होगा। 5 ये 15, 15 30, 30 7 थे भाई 210, 210 इसका क्या हो गया भाई हमारा एलसीएम हो गया भाई, तो इसका 14 होगा, ठीक है? 7 दूनी 14 का 15 हो जाएगा भाई। 21 का 10 हो गया, 21 का 10 होगा, यानी कि पोल जो है एक दिन में 14 काम करता है, और रेयान जो है एक दिन में 15 काम करता है, और मैक्स एक दिन में 10 काम करता है। ये निकल के आ गया। तो उन तीनों ने एक साथ मिलकर कार्य शुरू किया। पोल ने 5 दिन बाद कार्य छोड़ दिया। भाई पोल ने 5 दिन में कितना, एक दिन में यदि 14 कर रहा है तो पोल दोबारा किया गया कुल कार्य, ठीक है? पोल ने कुल कार्य कितना किया, 5 दिन तक किया, रोज की रोज 14 काम वो कर रहा है, तो 14 5 70, 70 काम इसने कर दिया है, ठीक है? 70 काम इसने कर दिया है। इसके बाद ये इसने काम छोड़ दिया, और रेयान ने कार्य पूरा होने से ठीक 3 दिन पहले कार्य करना छोड़ दिया। अब सबसे पहले तो आप शेष काम निकालो, यहाँ से शेष काम निकालो। सबसे पहले शेष काम, शेष काम कितना है भाई, 210 माइनस 70, माइनस 70 कितना हो गया, 140 हो गया क्या, 140, ठीक है? 140 हो गया, तो शेष काम 140 है। अब एक चीज देखो आप ना, कि रेयान ने कार्य पूरा होने से ठीक 3 दिन पहले, 3 दिन पहले कार्य छोड़ दिया, तो हम यहाँ पर क्या मानेंगे, ये मानेंगे कि रियान रियान यदि 3 दिन कार्य और करता तो वह कितना काम कर देता। यदि रियान 3 दिन काम और करता तो वह कितना काम कर देता। तो रियान का एक दिन का काम कितना है, 15 है, तो 3 दिन का काम रियान अगले रियान अगले 3 दिनों में, 3 दिनों में कुल, रियान अगले 3 दिनों में कुल कार्य करता। कितना कार्य कर देता भाई रियान, 15 एक दिन का है, तो अगले 3 दिन में कितना, 45 काम ये रियान कर देता। तो अब हम क्या करेंगे, इस काम को उसमें ऐड कर लेंगे, जो शेष काम था। अब कुल काम, अब कुल काम, कुल काम हमारे पास 140 बचा हुआ था, प्लस 45 कर लो, टोटल काम अभी कितना हो गया, 5 4 4 8, 185 हो गया। अब क्या करेंगे, रियान और मैक्स के द्वारा जो एक दिन में काम किया जाता है उसको जोड़ लो, और इसको भाग कर दो, तो इसका आ जाएगा हमारे पास कि ये दोनों शेष काम को कितने दिन में करता, ये निकल जाएंगे, ठीक है? तो रियान का क्या है भाई, मैक्स का 10 है, और रियान का 15 काम है। टोटल काम कितने हो गए दोनों का, एक दिन का 25 काम, एक दिन का दोनों का 25 काम हो गया। कार्य पूरा होने में लगे कुल दिनों की संख्या हमें बतानी है, तो शेष काम की निकाल लो एक बार। 15 और 10 25, इसको 25 से भाग करो, ठीक है? शेष कार्य, शेष कार्य पूरा करने में लगा समय, लगा समय। शेष कार्य पूरा करने में कितना समय लगा, 185 तो कुल काम है, 185 तो क्या है, कुल काम है, 185 तो कुल काम है, और 25 काम वो दोनों के दोनों एक दिन में कर रहे हैं। तो डिवाइड क्या करेंगे, 25 से कर दो, दोनों का 25 काम है रोज की रोज। अब इसने कहा है कि कार्य पूरा होने में कुल कितना दिन लगे भाई, तो कार्य पूरा होने में कुल दिन कितने लगे, शेष कार्य में तो उतना दिन लग गया, और इससे पहले 5 दिन तक उसने कार्य किया था, पोल ने भी किया था, उस टाइम वो सभी के सभी लगे रहे थे, तो 5 दिन वो इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है? पूरा कार्य करने में लगा समय, पूरा कार्य करने में लगा समय हमें ये बताना है। 5 5 25 हो गया, 5 3 15, 5 7 35 हो गया, 37/5 दिन तो लग रहा है उसको, 37/5 दिन तो कहाँ लग रहे हैं, जब वो शेष कार्य करते हैं, प्लस 5 दिन जब पोल ने काम किया उस टाइम लगे रहे वो सभी के सभी, तो प्लस 5 कर लो भाई, ठीक है? सभी को जोड़ लो, 5 एलसीएम आ गया, 33 प्लस 5 5 25, 7 और 5 12, हासिल 1 3 2 5 और 1 6, 62/5 हो गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10,
5 के 20, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया 12.4 दिन, 12.4 दिन, यानी पूरा कार्य होने में 12.4 दिन लगते, ठीक है। 12.4 दिन लगते, ये इसका सही उत्तर होगा। जबकि ऑप्शन में हमें ये नहीं मिल रहा है, ऑप्शन में गलत टाइपिंग हुआ है। ऑप्शन में क्या किया, शेष कार्य पूरा होने में कितना दिन लगे, शेष कार्य पूरा होने में कितना दिन लगेगा, ये ऑप्शन में दे रखा है। तो ये 7.4 इसने दे रखा है आंसर, लेकिन ये नहीं होगा, इसमें होगा 12.4 दिन, 12.4 दिन, ठीक है। 12.4 दिन ये सही आंसर होगा इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि शेष कार्य को 7.4 दिन लग रहे हैं उसको, इसका आंसर होगा 12.4 दिन भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 50% कम है। यदि वॉशिंग मशीन की कीमत में 60% की वृद्धि हो जाती है और टीवी की कीमत में 11% की कमी हो जाती है, तो 6 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी की कुल कीमत में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, ये हमसे पूछा है। तो एक वॉशिंग मशीन की कीमत और एक टीवी की कीमत में 50% कम है, ये पूछा है कि वॉशिंग मशीन की कीमत जो है टीवी की कीमत से 50% कम है, तो हम टीवी की कीमत यहाँ मान लेते हैं कि माना टीवी की कीमत भाई, माना टीवी की कीमत, की कीमत 1000 रुपये यहाँ मान लेते हैं हम, 1000 रुपये रही होगी टेलीविजन की कीमत। अच्छा, वॉशिंग मशीन की टेलीविजन से 50% कम है, तब वॉशिंग मशीन की कीमत भाई, तब वॉशिंग मशीन की कीमत भाई क्या रही होगी, का मूल्य, इसका 50% कम है, तो इसका मतलब हो गया 500, इसकी आधी हो गई भाई 500, ठीक है। इसका 50% 500 होगा। इसके बाद इसने कहा यदि इसमें 6 वॉशिंग मशीन है भाई और 2 टेलीविजन है, तो 2 टेलीविजन है तो टेलीविजन की कुल कीमत कितनी हो गई हमारी, कुल कीमत कितनी होगी 2000, कुल कीमत हमारी 2000 हो गई। इसी प्रकार से वॉशिंग मशीन 6 है, 6 है तो 6 5 30, यानी 3000 रुपये वॉशिंग मशीन की कीमत हो गई टोटल। अब इसने कहा था कि वॉशिंग मशीन की कीमत में 60% की वृद्धि हुई, यानी 500 रुपये में 60% की वृद्धि कर दो। अब वॉशिंग मशीन का मूल्य, अब वॉशिंग मशीन का मूल्य क्या हो गया हमारा, 500 में क्या करना है हमें, 60% की वृद्धि, यानी 160% हो गया अभी मूल्य, 16 5 80, तो 800 रुपये हो गया अभी मूल्य। और वॉशिंग मशीन थी 6, 8 6 4800, अभी हमारा वॉशिंग मशीन में 48 रुपये खर्च हो रहा है। वॉशिंग मशीन जब 6 लेके आते हैं तो 48 रुपये खर्च हो रहा है। इसी प्रकार से 2 टेलीविजन है और टेलीविजन के मूल्य में क्या हो रहा है, 11% की कमी हो रही है, टेलीविजन के मूल्य में 11% की कमी हो रही है, इसका मतलब है कि 89% ही मूल्य रह गया, ठीक है। अब टीवी की कीमत, टीवी की भाई कीमत, अब टेलीविजन की कीमत में 11% की कमी आ रही है, इसका मतलब है कि अभी उसका 89% ही मूल्य रह गया है। 1000 रुपये था, उसका 89% ही मूल्य रह गया है, ठीक है। 89% मूल्य रह गया, यानी 890 रुपये। अभी टेलीविजन का 890 है, तो 2 टेलीविजन थे, टोटल मूल्य क्या हो गया भाई, 200, 9 दूनी 18, 8 दूनी 16 और 1 17, अभी 1780 रह गया 2000 से घट के। अभी टोटल मूल्य जोड़ दो इसका, 0 8 8 और 7 15, 80 ले 1 4 5 और 1 6, अभी 6580 रुपये लग रहे हैं दोनों में, और पहले लग रहे थे भाई 5000। तो ये कितनी वृद्धि हुई है, ये चीज पूछा है। 5000 6580 में से घटा दो, जो वृद्धि हुई है, ठीक है। कीमत में वृद्धि, दोनों की कीमत में कुल वृद्धि, में कुल वृद्धि, कुल वृद्धि कितनी हो गई भाई, 6500 कितना था, 30 था क्या, 6580 था, 6580 लग रहे हैं माइनस, पहले लग रहे थे 3 और 2 5000, तो माइनस करो 5000, इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास, 580 और एक 1580 रुपये। तो 1580 रुपये की वृद्धि हुई है, कितने पे हुई है, तो पहले का मूल्य यह था, प्रतिशत निकालने के लिए, ठीक है। प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि निकाल दो, प्रतिशत वृद्धि निकाल दो, 1580 ऊपर रखो, जो वृद्धि हुई है ऊपर रखो, और भाग दे दो जो पहले हमारा मूल्य था, पहले जो हमारे पैसे लग रहे थे, यानी 5000 इंटू 100 करो प्रतिशत लगाने के लिए। 2 शून्य से 2 शून्य इसको काट लो, इससे ये कट जाएगा, इस 5 से काटो, 5 3 15, 5 से कम 5, 5 से 13, 31.6% की क्या हो गई भाई, वृद्धि हो गई। 31.6% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई, 31.6% की वृद्धि, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्मार्ट बाजार में घरेलू सामानों पर 16 खरीदें और 9 मुफ्त पाए का ऑफर दे रहा है। तो स्मार्ट बाजार द्वारा दिया जा रहा शुद्ध नेट जो है प्रतिशत छूट क्या रही होगी, तो 16 वस्तु खरीदने पे क्या दे रहा है, 9 मुफ्त दे रहा है। हम एक चीज यहाँ मानेंगे कि सभी की सभी प्रत्येक जो वस्तु है उसका मूल्य 1 रुपये रहा होगा, मान लेते हैं, मानना प्रत्येक वस्तु का मूल्य, प्रत्येक वस्तु का मूल्य 1 रुपये रहा होगा, ठीक है। हम ये मान लेते हैं कि प्रत्येक वस्तु का जो मूल्य है 1 रुपये रहा होगा। तब देखो आप 16 वस्तु खरीदने पे, हमने 16 वस्तु खरीदी,
तब 16 वस्तु का मूल्य, 16 वस्तु का मूल्य हमें कितना चुकाना पड़ा, 16,000 वस्तु हमने खरीदी तो हमारे जो है 16 रुपए लगे, 16 रुपए लगे, उस पे हमारे को दुकानदार ने 9 मुफ्त और दे दी। यानी अब टोटल वस्तु कितनी आई, कुल वस्तु कितनी आ गई हमारे पास, वस्तु कितनी आ गई हमारे पास भाई, 16 प्लस 9, 16 प्लस 9 यानी 25 वस्तुएं आ गई भाई, 25 वस्तुएं आ गई। हमारे पैसा 25 रुपए का सामान आ गया, हमारे पास 25 का सामान आ गया और हमने दुकानदार को कितने दिए भाई, 16 रुपए दिए। छूट कितनी मिली भाई, यही तो छूट है। तो 25 रुपए का सामान हो गया, क्योंकि 16 का तो ये हो गया, 9 का ही हो गया, 25 रुपए का टोटल सामान हो गया। जबकि हमने दुकानदार को दिया था 16 रुपए, 16 वस्तु खरीदी है तो 1 रुपए की एक है तो 16 ही तो दी है। तो हमारे पास छूट आ गई भाई कितनी, 9 रुपए की छूट आ गई, 9 रुपए की छूट आ गई। यानी 25 माइनस 16 कितनी छूट आई, 9 रुपए की। ठीक है, अब छूट प्रतिशत निकाल दो, बस छूट प्रतिशत बताना था। छूट प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, जो छूट है उसको ऊपर रखो, डिवाइड बाय जो सामान की जो वैल्यू थी हमारी वो नीचे रखो, यानी 25 रुपए थी, वास्तविक वैल्यू को नीचे रखो, 25 रुपए थी इंटू 100, प्रतिशत लगाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो 25 चौका 100, 9 चौक 36, यानी 36% जो है इसके अंदर छूट है भाई। ठीक है, 36% की क्या थी, इस पे छूट थी, डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। अन्नू और बिन्ना की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है 4-5, अब से 6 वर्ष बाद अनुपात 5-6 हो जाएगा, तो बिन्ना की वर्तमान आयु हमें ज्ञात करनी है। अन्नू अनुपात बिन्ना, ए और बी रख लो, 4:5 है भाई, वर्तमान क्या है 4:5, 6 वर्ष बाद की बात कर रहा है, बाद की बात कर रहा है तो नीचे की तरफ चलेंगे इस प्रकार से। ठीक है, 6 वर्ष, यहाँ 6 लिख लो, 5 और 6 अनुपात क्या हो जाएगा, 5:6 हो जाएगा भाई। अब हमें क्या देखना है, सबसे पहले हमें अब यहाँ क्या देखना है, दोनों के बीच में अंतर देखना है कि दोनों के बीच में अंतर जो है समान हो। 4 और 5 का अंतर 1 होता है, 5 और 6 का अंतर 1 होता है, अंतर यहाँ समान है। अंतर समान है तो हमें क्या देखना है कि अनुपात में चेंज कितना हुआ है, ऊपर से नीचे अनुपात में चेंज कितना हुआ है। 5 से 6 पर जब अब आए तो 1 यूनिट का चेंज हुआ है, 1 अनुपात का चेंज हुआ है। ठीक है, 1 अनुपात का मान दे रखा है भाई 6 वर्ष, तो इसका मान क्या है 6 वर्ष है, तो इसका 6 गुना हो गया, कितना हो गया 6 गुना हो गया। तो सभी अनुपात को 6 गुना कर दो, वही वास्तविक उसकी उम्र है, वही वास्तविक उसकी उम्र है। तो सबसे पहले जो पूछा है उसी को कर दो। बिना की वर्तमान आयु, बिन्ना की वर्तमान आयु थी हमारी 5, तो 5 गुना 6 कर दो भाई, 5 गुना 6, तो बिन्ना की वर्तमान आयु क्या आ जाएगी 30। बिन्ना की वर्तमान आयु, बिन्ना की वर्तमान आयु क्या आ जाएगी भाई, 5 के 30, 30, 30 वर्ष आ जाएगी। बी ऑप्शन इसका सही है, बी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स इज इक्वल टू 2 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 का मान क्या होगा। एक्स का मान क्या दे रखा है हमें, एक्स का मान दे रखा है 2 है, एक्स का मान 2 है तो एक्स स्क्वायर, तो इस एक्स का मान रख लो भाई, जहां जहां एक्स है इस समीकरण में क्या करेंगे, एक्स का मान रख लो बस, खाली एक्स का मान रख लो और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए एक्स का मान 2 है तो 2 का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर हो गया, प्लस 3x है, 3 गुना 2 हो गया, प्लस 5 हो गया, बस 2 दूनी 4 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 5 भाई, 6 और 5 11 और 4 15। बिल्कुल मक्खन जैसा क्वेश्चन था भाई, बिल्कुल मक्खन था ये तो, बहुत, ये तो एक बोनस की तरह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। इसमें क्या करना है, निशी 21 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक शॉपिंग मॉल में जाती है और 77 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आती है। पूरी यात्रा की औसत चाल निकालनी है, तो पूरी यात्रा की औसत चाल की क्या करेंगे, एक फॉर्मूले का यूज करेंगे, 2xy डिवाइड बाय x प्लस वाई, 2xy डिवाइड एक्स वाई। इसमें दोनों चाल है, एक x है एक y है, यहाँ पर रख लो। तो पहली चाल क्या है इसमें 21 हो गई, गुणे दूसरी चाल क्या है 77 हो गई। ठीक है, गुना 2, डिवाइड किससे करना, दोनों की चाल को जोड़ना है, 21 प्लस 77, 2 गुणे 21 गुणे 77 डिवाइड बाय 7 और 1 8, 7 और 2 9, 98 हो गया। ठीक है, इस 2 से इसको काट लो भाई, 2 चौके 2 में 49 पे कट गया, 7 तो 7 49, 7 3 21, इस 7 से ये कट जाएगा 11 पर, और 11 3 33, तो उसकी औसत चाल आ गई 33 किलोमीटर प्रति घंटे भाई, 33 यानी ऑप्शन डी, 33 किलोमीटर प्रति घंटे उसकी औसत चाल आ जाएगी। ठीक है, औसत चाल आ जाएगी। दूसरा तरीका इसका ये होता है कि जो चाल दे रखी है, चाल दे रखी है उसका आप एलसीएम ले लो, उसको एक दूरी मान लो, एलसीएम लेके उसको दूरी मान लो, फिर जो है उस दूरी को इस चाल से जब हम डिवाइड करेंगे तो समय आ जाएगा, हमें हमारे पास समय आ जाएगा, दोनों समय को जोड़ लो और दूरी को डबल करके और उससे भाग दे दो, फिर भी औसत चाल निकल जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक धनराशि ए बी सी और डी के बीच में 17:3:9:6 में है तो वितरित की जानी है। यदि सी को बी से 294 अधिक मिल रहा हो तो ए को कितनी राशि प्राप्त हुई। चलिए ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी,
17:3:9:6 है। सी को बी से अधिक मिले हैं, सी को बी से अधिक मिले हैं, तो हम देखेंगे अनुपात में कितना अधिक मिल रहा है। अंतर कितना अनुपात का अंतर है भाई 6, अनुपात का अंतर कितना 6 का है। इस 6 का मान इसने दे रखा है, इस 6 का 294, 6 इज इक्वल टू 294 रख लो, 1 यूनिट का या 1 अनुपात का हमारा निकल के आ जाएगा। 7 चौक 24, 6 नीम 54, 49 आ रहा है। 1 यूनिट का मान जो आ रहा है वो 49 आ रहा है। तो ए को कितनी राशि प्राप्त हुई, ए का क्या है यूनिट 17 है, ए को 17 है, तो 17 गुणा ए को प्राप्त राशि, ए को प्राप्त राशि, ए को प्राप्त राशि क्या है भाई 17 गुणे भाई 49 है, 17 गुणा 49 है। ठीक है, इसको गुणा कर लो भाई, 17 में कितने होगा 153, हासिल 15, 17 चौक 68 और 15 78 और 5 83 हो गया, 83 हो गया, यानी 833। ए को कितने मिले भाई 833 रुपए, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। एक धनराशि को एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए निवेश किया गया, यदि इसे 4% अधिक वार्षिक ब्याज पर निवेश किया जाता तो 360 अधिक प्राप्त होते। मूलधन ज्ञात करना है। यहाँ हम क्या देखेंगे, सबसे पहले जो राशि है, जो बढ़ी हुई राशि है ना 4% है और वार्षिक है, तो 3 साल है, तो टोटल कितनी, अगर 4% वार्षिक बढ़ती तो 3 साल में कितना ब्याज और बढ़ जाता, कितना ब्याज बढ़ जाता, ये देखना है। तो 4 गुना में 3, 4 तिये 12%, कितना बढ़ जाता 12% बढ़ जाता भाई। तो ये 12% का मान क्या है 360 है, बढ़ा हुआ मूल्य जो है ये इस 12% का मान है, 12% का मान है, तो हमें 100% मूलधन होता है, 100% निकाल लेना है। तो 12% का मान कितना 360 है, 1% का मान क्या होगा 360/12, 360/12, और 100% का मान हमें निकालना है। तो 100% का मान क्या होगा 360/12 इंटू 100, 12 तिये 36, यानी 30 गुणा 100 यानी 3000 रुपए, इसका आंसर आ जाएगा हमारा 3000 रुपए। ठीक है, यानी ऑप्शन बी, यानी ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का योग दे रखा है हमें 26 है, बड़ी संख्या छोटी संख्या से 4 अधिक है, बड़ी संख्या क्या होगी। देखो एक संख्या हम मान लेते हैं कि भाई एक जो संख्या x होगी दूसरी y होगी, दोनों का योग 26 है, तो सबसे छोटी संख्या से 4 अधिक है, दोनों के बीच में अंतर कितना है x और माइनस का अंतर क्या है भाई, मानना दोनों संख्या, दोनों संख्या क्या है x हुआ है y होगी, x और y होगी, दोनों के बीच में अंतर दे रखा है, यानी x माइनस y इसने दे रखा है 4 है। ठीक है 4 है, और दोनों का योग दे रखा है x प्लस वाई, इसने दे रखा है 26 है, कितना 26 है। तो ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है, दोनों को हम क्या करेंगे जोड़ने पर, समीकरण 1 को 2 से जोड़ने पर दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ेंगे तो x और x क्या हो जाएगा हमारा 2x, ये माइनस का है y, ये प्लस का, ये कट जाएगा, इज इक्वल टू दोनों को जोड़ो, यहाँ से 30 आ गया, तो x का मान निकल गया 15, x का मान क्या है 15 है। ठीक है, x का मान 15 है, तो 26 में से 15 घटाओ भाई, दूसरी संख्या आ जाएगी, यदि एक x है तो दूसरी संख्या आ जाएगी, तो x 26 में से क्या करें दोनों का जोड़ है, तो ये x का मान समीकरण 1 में रख लो। ठीक है, चलिए दूसरी संख्या क्या होगी हमारी, दूसरी संख्या, यदि एक संख्या 15 है तो दूसरी संख्या क्या है 26 माइनस 15 होगी। ठीक है, 15 और 26 है तो 10 11, 11 का अंतर, यानी छोटी संख्या 11 है, छोटी संख्या 11 है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा था हमसे, बड़ी संख्या ज्ञात करनी थी, तो 15 होगा, बड़ी संख्या 15 यानी डी ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। 4 के प्रथम 9 गुणजों का औसत हमसे पूछा है, 4 के प्रथम 9 गुणज, यानी 4 एकम 4 इस प्रकार से, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, इस प्रकार से 4 निम्न 36 भाई, 4 निम्न 36, तो सबसे लास्ट वाला होगा जो 36 होगा, पहला 4 होगा, अंतर समान है, सब में अंतर क्या है भाई समान है, सब में अंतर क्या रहेगा समान रहेगा, 4 का अंतर रहेगा। यदि समान अंतर रहता है कि यदि अंतर समान है और हमसे औसत पूछे तो पहला और अंतिम जोड़ लो और 2 से भाग कर दो भाई, पहला और अंतिम जोड़ लो और 2 से भाग कर दो, वही उसका औसत होगा। तो 36 और 4 को जोड़ने पर हमारे पास आ गया 40, 2 से भाग दे दीजिए, 2 से भाग दे दीजिए, 2 से 20 पे कट जाएगा, यानी इसका औसत क्या है भाई 4 के प्रथम 9 गुणजों का औसत क्या है भाई 20 है। ठीक है 20 है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि 7 अंकों की संख्या है 78p3945, 11 से विभाज्य है तो p का मान ज्ञात करना है। 11 से विभाज्य का नियम क्या होता है भाई, 11 से विभाज्य का नियम ये होता है कि सम और विषम स्थान पर जो अंक है उनका अंतर या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम ऊपर को विषम स्थान को जोड़ते हैं, सबसे पहले 7 प्लस p
7 प्लस पी प्लस 9 और प्लस 5, प्लस 9 प्लस 5। फिर सम वाले को जोड़ लेते हैं हम, 8 और 3 और 4, 8 प्लस 3 प्लस 4, 8 प्लस 3 प्लस 4, इसको जोड़ो, इसको माइनस करो, इज इक्वल टू 0 आना चाहिए या फिर 11 आना चाहिए। 9 और 5 14 और 7 21 पी, 21 प्लस पी हो गया, माइनस 8 3 11 और 4 15 हो गया, इज इक्वल टू या तो 0 या तो फिर 11 आना चाहिए। चलिए, यहाँ से क्या है, ये पी क्या निकल के आ गया हमारा, पी जो है यहाँ से या तो 0 आना चाहिए, एक बार हम 0 रख लेते हैं, एक बार यहाँ पर 0 रखते हैं, 21 प्लस पी माइनस 15 इज इक्वल टू 0 रखो, तो 21 प्लस का है माइनस का 15 है, तो अंतर दोनों के बीच में कितने का, 6 का अंतर है, तो 6 प्लस पी इज इक्वल टू 0 रखने पे क्या आ रहा है, पी का मान हमारा आ गया माइनस का 6, माइनस का 6 आ गया, तो माइनस का 6 तो संभव नहीं है, माइनस का 6 संभव नहीं है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि भाई 11 रखेंगे, दूसरा क्या तरीका होगा, 11 रखेंगे, ठीक है, माइनस 6 पी का मान, यहाँ पर पी का मान माइनस 6 आ रहा है, जो संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है, ठीक है, माइनस में नहीं आ सकता है ये। चलिए, तो फिर क्या करेंगे हम, इक्वल टू 11 रख लो, इसके इक्वल क्या रखेंगे हम, 6 प्लस पी इक्वल टू 11 रखो, 6 प्लस पी इक्वल 11 रख लो, तो पी का मान क्या गया हमारा, 11 माइनस 6 आ गया, यानी कि पी का मान आ गया 5, पी का मान आ गया 5, ठीक है, पी का मान क्या आ गया, 5 आ गया, तो इसका सही उत्तर होगा सी ऑप्शन, सी ऑप्शन होगा यहाँ पे, यानी पी के स्थान पे यदि हम 5 रखेंगे तो यह 11 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ प्रेक्षण हमें दिए हैं, 29 48 65 32 72 63 64 18 और 14, समानांतर माध्य हमसे पूछा है, समानांतर माध्य हमसे पूछा है, औसत पूछा है भाई, समांतर माध्य, माध्य क्या है, औसत ही होता है, औसत होता है माध्य, ठीक है, ये औसत हमसे पूछा है, तो सबको जोड़ के और जितनी संख्या है उससे भाग कर देंगे, तो सबको जोड़ दो भाई आप, इनको जोड़ो, 29 प्लस 48 प्लस 65 32 प्लस 72 प्लस 63 प्लस 64 प्लस 18 और प्लस 14 है, ठीक है, इसको सबको जोड़ दो भाई आप, जोड़ो, 9 और 8 17 और 5 17 और 5 22 22 और 2 24 24 26 26 और 3 29 और 4 33 33 और 8 41 और 4 45 45 हासिल 4 लग गई हमारी। चलिए, 4 और 2 6 6 और 4 10 16 19 26 32 38 और 1 39 और 1 40, तो ये आ गया 405, डिवाइड करना जितनी संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 संख्याएं हैं भाई, तो 9 चौके 36 आ गया, 36 4 45 9 5 45 आ गया भाई, ठीक है, ये 45 पे पूरा पूरा कट रहा है, तो इसका जो माध्य है वो 45 आएगा, यानी ऑप्शन ए आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यदि किसी संख्या के 2/3 के 20% के 50% का मान 686 है तो वह संख्या ज्ञात करें, तो हम यहाँ संख्या मान लेते हैं भाई, माना संख्या x है, माना संख्या संख्या क्या है, x है, संख्या x मान लो x है, उसका 2/3, तो x का 2/3 निकालो, का 20% का 20% का फ्रैक्शन होती है 1/5, सीधा फ्रैक्शन रख लो 1/5, ठीक है। फिर 50% के मान होता है 1/2, इज इक्वल टू क्या दे रखा है भाई, का मान हमें दे रखा है भाई, के 50% का मान हमें दे रखा है 686 है, 686 है, ठीक है। चलिए, इस 2 से ये कट जाएगा, इस 2 से ये कट जाएगा, अब आर पार गुना कर दो, x का मान आ जाएगा, तो 686 गुणे 5 दिए 15 भाई, तो x का मान आ गया हमारा 15 छक्के 90, 15 8 120 और 9 हासिल 12, 15 छक्के 90 और 12 भाई 102 हो गया, 102 हो गया, तो 10,290, 10,290 यानी ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, धातु की एक छड़ को 3 भागों में ए बी और सी में विभाजित किया जाता है, ए और बी की लंबाई का अनुपात दे रखा है, ए और बी की लंबाई का अनुपात हमें दे रखा है, ए अनुपात बी अनुपात 3 भाग है ना सी, तो ए और बी का अनुपात हमें दे रखा है भाई, ए और बी का अनुपात जो दे रखा है 9 अनुपात कितना है भाई, 14 है, 9 अनुपात कितना है, 14 है, जबकि सी और बी की लंबाई का अनुपात, सी और बी की दे रखा है, सी और बी की 10 13 है, तो बी को आगे रखो आप, बी को 13 रख लो आगे, इसकी 13 अनुपात 10 कर लो, 13 अनुपात 10 कर लो, ठीक है, क्योंकि सी आगे है ना, इसको हमने सिर्फ उल्टा किया और कुछ नहीं, अनुपात को भी उल्टा कर लिया। चलिए, अब क्या करते हैं, सभी का ए अनुपात बी अनुपात सी निकालते हैं, जहाँ खाली जगह रहती है उसके आगे वाला अंक रहता है, तो यहाँ पर 14 आएगा और यहाँ पर हमारा 13 आ जाएगा,
तो इसके ऊपर से नीचे क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लो, वही इनका अनुपात आ जाएगा तीनों का। ठीक है, तो 13 निमे कितना होता है भाई, 13 निमे 117, 13 निमे 117 हो गया, 117, 13 निमे 117 अनुपात 14 आती है 42, 14 एकम 14 और 4 18, 182 अनुपात 140। ठीक है, अनुपात 140। अब इसने कहा है कि भाई ए और सी की लंबाई में अंतर जो है 23 दे रखा है, ए और सी इन दोनों की लंबाई का अंतर हमें दे रखा है। अनुपात में कितना अंतर आ रहा है देखो, 17 है तो 20 और 3 23 आ रहा है। इस 23 का मान इसने दिया है हमारे पास 23 है, तो एक गुना है, एक गुना है तो सभी को जोड़ दो भाई, उतनी ही उसकी टोटल लंबाई आ जाएगी। सभी अनुपात को जोड़ दो, उतनी टोटल लंबाई उसकी आ जाएगी। यानी 140 टी भाग की लंबाई है, 182 जो है बी की है और 117 जो है हमारी ए की लंबाई है। सभी को जोड़ो, 7 और 2 9, 7 और 2 9, 8 और 4 12 और 1 13, यानी 39 जिसके पीछे आ रहा है वही होगा, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए एक बार और देख लेते हैं, 3 और 1 4, 439, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रणजीत ने एक वस्तु 582 में बेची और 20% का लाभ कमाया, वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? तो इसने क्या करा, 582 में बेची, ये इसका क्या है भाई, एसपी है, सेलिंग प्राइस है, और 20% का लाभ, तो 20% की फ्रैक्शन बना लो भाई, 1/5 हो गई, यानी 5 वाली वस्तु उसने 6 रुपए में बेची, 5 वाली वस्तु उसने कितने में, 6 में बेची, कॉस्ट प्राइस हो गया और सेलिंग प्राइस हो गया। 5 वाली वस्तु उसने 6 रुपए में बेची, तो ये जो विक्रय मूल्य है इसी का मान हमें दे रखा है 582। उसने कहा भाई 6 रुपए में नहीं, वो कितने में, 582 में बेची। ठीक है, मान लेते कि उसने 582 में बेची है, तो ये इसका कितना गुना है वो निकाल लो, 1 यूनिट का मान आ जाएगा, चिकु चिकु 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54, 6 7 42, 97 गुना है। तो हमसे ये पूछा था अभी उसका क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस क्या है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, 97 गुना कर दो, 5 7 35, हासिल 3, 5 9 45 और 3 48, 485 रुपए क्या है उसका कॉस्ट प्राइस होगा, 485, यानी बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए आज हमने 25 के 25 क्वेश्चन इस शिफ्ट के कर लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं 1 दिसंबर 2025 की फर्स्ट शिफ्ट लेके आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल को शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही हम अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है प्यारे साथियों, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।